हेलो एवरीवन। मेरा नाम रुद्रांश है और हम अभी प्रैक्टिस कर रहे थे थर्ड चैप्टर की, जिसका थर्मोडायनेमिक्स जिसका नाम है सेकेंड लॉ, कार्नोट साइकिल एंड एंट्रोपी। हम ये थ्री टॉपिक्स को इस चैप्टर्स में कवर कर रहे हैं। ओके एंड यहाँ हम ईएससी प्रीवियस ईयर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और क्योंकि ईएससी प्रीवियस ईयर इज द बेस्ट सोर्स जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं। ओके और ज़्यादातर यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यूपीएससी ही क्वेश्चंस को बनाती है। ज़्यादातर जो नए क्वेश्चंस निकलते हैं वो यूपीएससी की तरफ से ही निकलते हैं, बाकी सब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके यूज़ करते हैं। क्योंकि ईएससी से जितने भी नीचे के एग्ज़ाम हैं वो सारा ईएससी पे ही बेस्ड रहते हैं और इसका सिलेबस भी काफ़ी ब्रॉडन है। तो यहाँ पर हम इसी तरह कर करके अभी हमारा थर्मल ख़त्म हो जाएगा और फिर हम अगला सब्जेक्ट इसी तरह उठाएंगे। तो इस यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे। कुछ पॉइंट हो सकते हैं मैं अगर मिस कर रहा हूँ तो आप भी उसमें मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा ईएससी टेलीग्राम चैनल है तो आप उसमें भी पोस्ट कर सकते हैं, उसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं। ओके और तो ये हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा आज का। अब हमने 50 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो इसलिए अब ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ओके और हम इसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टॉपिक को ऐसा सीधा आंसर बता के आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं या फिर किस तरह हम उस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट with our very first question. Okay, हमने लास्ट क्लास में लास्ट सेशन में हमने 50 तक कवर अप कर लिया था। अब आज हमें 51st देखना था ना, 51। तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि a heat engine is supplied with 250 किलोजूल of heat at constant fixed temperature of 227 and the heat rejected इतना, तो साइकिल इज रिवर्सिबल, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। अब 227 है ना, 273 आप करोगे तो 500 आ जाएगा, 500 केल्विन, और यहाँ से तुम्हारी हीट निकल रही है 250। ठीक, फिर यहाँ इंजन हो गया और आपका यहाँ पर 300 केल्विन आ रहा है। ठीक, 300 केल्विन है तो यहाँ से हमें निकालना है। तो हमने देखा यहाँ पर डिफरेंस, इसका डिवाइड करोगे Q अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू Q अपॉन 300 और डिवाइड कर दोगे तो 150, तो Q इज इक्वल टू 150 आ रहा है। बहुत आसानी से क्वेश्चन ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। अभी दिस क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ सोर्स टेम्परेचर TH फॉर रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट मतलब रेफ्रिजरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। द वेरिएशन ऑफ टी लोअर का हमें वेरिएशन बताना है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। अब देखो सीओपी होता क्या रेफ्रिजरेशन के लिए, सीओपी फॉर रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। अब देखते हैं कि अगर हम टी लोअर को बढ़ाते हैं, अगर हमने टी लोअर को बढ़ाया, टी लोअर को हमने बढ़ाया तो ये वैल्यू बढ़ रही है और ये बढ़ रही है तो ये वाला कम हो रहा है, ये बढ़ रही है ये कम हो रहा है, तो हमारी सीओपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब सीओपी हमारी इंक्रीज होगी। समझ गए। अब हम टी हायर को क्यों नहीं बढ़ाते, टी हायर को अगर हम बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी और सीओपी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि सोर्स टेम्परेचर हमें बढ़ाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इससे सोर्स टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो हमारी मटेरियल सस्टेनेबिलिटी डाउन हो जाएगी। इस वजह से हम सोर्स टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक ही हम ले जाते हैं सोर्स टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर बढ़ाना इज अ डिफिकल्ट टास्क ऑन एक्चुअल ग्राउंड। ओके सो हमारा टी लोवर अगर हम बढ़ाते हैं तो सीओपी हमारा इंक्रीज करेगा। अब देखते हैं
सीओपी हमारा टी लोवर अगर हम बढ़ा रहे हैं सीओपी डिक्रीज हो रहा है, ये हटा दो। टी लोवर बढ़ा रहे हैं, सीओपी हमारा बढ़ रहा है, तो ये एक हद तक सही है, ठीक है। अभी टी लोवर बढ़ा रहे हैं, ये सीओपी बढ़ रहा है, ये भी ठीक है। टी लोवर बढ़ा रहे हैं, सीओपी घट रहा है। हमने इस कॉन्सेप्ट से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब देखते हैं, अब मेन पॉइंट आता है कि इन दोनों से मैं कौन सा लें। अब चीज को देखिए, अगर टी लोवर हमारा 0 हो जाता है, अगर टी लोवर को हमने 0 कर दिया तो सीओपी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या यहाँ पर टी लोवर 0 पे सीओपी 0 शो हुई है, नहीं हुई है, तो इसे हमने हटा दिया, तो हमारा बच्चा कौन सा। अब दूसरा है, यहां पर ये इक्वेशन जो बनता है, ये जो इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू x अपॉन सी माइनस एक्स, ये तुम्हारा पैराबोलिक इक्वेशन बनता है। आप इसे इस तरह करके भी इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप तो जान ही रहे हो, लेकिन हमने इस पॉइंट से बता दिया कि अगर 0 हो जाता है तो 0 से वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां बोला 53, यार रिवर्सिबल हीट इंजन रिजेक्ट्स 50% ऑफ द हीट of the heat supplied 50% of the heat supplied during the cycle of operation. If this engine is reversed and operates at the heat pump, अगर हमने इंजन को हीट पंप की तरह ऑपरेट किया तो बताओ सीओपी कितनी होगी। इस फॉर्मूले को याद रखिए कि सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू होता है 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अगर हमें एफिशिएंसी ऑफ इंजन यहां से पता चल जाती है तो हम निकाल सकते हैं। इसमें बोला है कि इंजन क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पर हीट सप्लाइड 1 है तो 0.5 यहाँ भेज दे रहा है, मतलब 0.5 का वर्क हो रहा है। एफिशिएंसी हो गई 0.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 50%, यानी 0.5। अगर 0.5 हो गई और हमें सीओपी ऑफ हीट पंप निकालना तो 1 अपॉन 0.5 मतलब 2, तो सीओपी ऑफ हीट पंप विल बी ऑप्शन नंबर 2, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये समझ आ रहा है? आप एक बार देख लें इसे, आसान है, सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन दे रखा है इज 30%। इफ द इंजन इज रिवर्स्ड इन ऑपरेशन टू वर्क एज हीट पंप, वापस से इसे हीट पंप की तरह ले रहे हैं, विद ऑपरेटिंग कंडीशन को हमने अनचेंज किया, तो हमें सीओपी ऑफ हीट पंप निकालना है। फिर से हमने क्या किया, 1 अपॉन कर देंगे, बस 1 अपॉन 0.3 कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 3 यानी 3.33 ऑफ किसका, हीट पंप का। सीओपी ऑफ हीट पंप हमने निकाल लिया। सो इजी क्वेश्चन है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन दिया है 75। इफ द साइकिल इज रिवर्स इन द सीओपी ऑफ द रिवर्स कार्नोट साइकिल। इस चीज को ध्यान दो, यहाँ हीट पंप को स्पेसिफाई नहीं किया है। सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट इज व्हाट, इज अ रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऐसा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इज कि अगर हम सीओपी ऑफ हीट पंप निकाल लें तो हम निकाल लिए 1 अपॉन 0.75 किया, 3/4 तो 4/3 आ गया, यानी 1.33 आ गया सीओपी ऑफ हीट पंप। हमें रेफ्रिजरेटर निकालना है तो -1 कर दो, तो सीओपी ऑफ से अपना हटा देता हूं, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, हमने 1.33 -1 कर दिया तो 0.33, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर शुड बी 0.33। इतना आसान है, कोई डिफिकल्ट लगा गया, नहीं है ही नहीं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बोला है 56 में, कार्नोट इंजन रिजेक्ट कर रहा है 30% ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड टू द सिंक एट 30 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स। सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं सिंपल कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां से बोल रहा है 1 अगर हीट आई तो कितना हीट रिजेक्ट हुई, 0.3, तो वर्क डन कितना, 0.7 का हो गया। तो बताओ टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स, सिंक का हमें पता है 30 प्लस 273, 30 प्लस 273 कितना होता है, 303 होता है, ओके।
अब हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, टेम्परेचर निकाल रहा, 1/T हायर इज इक्वल टू 0.3/303, तो T हायर इज इक्वल टू 303/0.3, 0 लग गया, तो 1010 आ गया केल्विन। अब आप -273 करोगे तो इसमें आ रहा -63, माइनस 10 माइनस करोगे तो 63 का हो गया 37 और यहाँ पर 7, तो 37 और 7 ये आ गए कितना 737 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओ फेस नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है और आप लोग कर ले रहे हो। ठीक, ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या बोला है कि एक इंजन है ऑपरेट हो रहा है बिटवीन टेम्परेचर लिमिट 900 T2 एंड अनदर इज T2 एंड 400 में, फॉर बोथ टू बी इक्वली एफिशिएंट। सर एफिशिएंट का मैंने बताया कि हम पलट देते हैं, मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ठीक है, तो 9 और 4 का हमें निकालना इंटू 100 तो है ही बाहर। ठीक है, 9 4 36, 600 केल्विन आ गया। रिपीटेड क्वेश्चन था, इससे पहले भी हम देख चुके हैं रिपीटेड क्वेश्चन, तो ऑप्शन 20 करें। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, देख लो। An inventor states that a new engine rejects to the sink 40% of the heat absorbed। ठीक, यहां पर हमें टेम्परेचर दे रखा है 500 केल्विन, नहीं ये तुम्हारा 600 केल्विन एंड 300 केल्विन। ठीक है ना, ये 600 केल्विन है और यहाँ तुम्हारा 600 केल्विन है और यहाँ पर तुम्हारा 300 केल्विन पे ऑपरेट हो रहा है ये इंजन। ठीक, और इसने कहा है कि रिजेक्ट कितना कर रहा है, हीट अब्सॉर्ब, मतलब 1 है तो यहाँ पर 0.4 रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पर 0.6 आ रहा है। एफिशिएंसी एक्चुअल विल बी 60%, ऐसा बोल सकते हैं, बट ऑनेस्टली कार्नोट एफिशिएंसी इज कमिंग 1 - 1/2 इज इक्वल टू 50%। एक्चुअल इज ग्रेटर देन द कार्नोट विच इज इम्पॉसिबल इंजन, तो ऑप्शन नंबर सी। रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं था। अभी 59th कह रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइंस आर स्टीपर देन द कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस। तो गलत है भाई साहब, गलत है। अगर आप टीएस डायग्राम में देखते हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस आर स्टीपर देन द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस आर स्टीपर कांस्टेंट प्रेशर। क्यों, ऐसा भी क्यों है कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम dt by ds इज इक्वल टू t अपॉन cv, cv इज लेस देन cp होता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, कोई फेस तो नहीं आ रहा, ओके यहाँ लिख देता हूँ, dt by ds at constant pressure is equals to t upon cp. As we know for the gases cp is greater than cv, so this value will be less than this value. Okay, that's why. A reason is specific heat at constant pressure is more than the specific at constant volume for the perfect gas. It is true, और ये लेकिन गलत था, ये जैसे गलत हो गया तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइक्लिंग del Q by T फॉर इरिवर्सिबल। तो हमने बता दिया क्लॉसेस इनइक्वालिटी बोलता है del Q by T शुड बी लेस और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेस देन के लिए लेस देन 0 हो गया। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं है, इजी है। इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट्स, मैंने बताया कि अगर एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो रैंडमनेस बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है तो अपने डिग्रेडेशन होती है एनर्जी की। क्या होती है, एनर्जी हमारी डिग्रेड करती है, मतलब हमारा अनअवेलेबल एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू वर्क बढ़ जाता है। अब इस एनर्जी को हम, अनअवेलेबल एनर्जी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है, इस एनर्जी को अब हम कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में,
तो ये क्या है, इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी? नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी नहीं होती, अब ये अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबिलिटी हो जाती। इंक्रीज इन टेम्परेचर गलत, डिक्रीज इन प्रेशर, डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी इज करेक्ट। एनर्जी हमारी डिग्रेड कर रही है क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है, अब उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सिस्टम जब स्टेबल हो जाता है, स्टेबल होता है, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। जब वो अनस्टेबल से स्टेबल में आ जाता है तो उसकी एंट्रोपी क्या होती है, मैक्सिमम होने लगती है। ये चीज एक क्वेश्चन आएगा आगे हम बताएंगे, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसेंट्रोपिक फ्लो बोल रहा है, आइसेंट्रोपिक फ्लो। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहा है आइसेंट्रोपिक फ्लो, तो फिर अब हमें पता है कि आइसेंट्रोपिक कैन बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको जाना है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसे बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। फिर से सेम चीज आ गई, सेम चीज आ गई, बट यहां पर हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 377 डिफरेंट टेम्परेचर रीजन पे है, ठीक है। यहाँ कार्नोट, स्टर्लिंग, इम्पॉसिबल। सी हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इम्पॉसिबल है कि नहीं है, ये चीज देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है रिजेक्ट कितना कर रहा है, 0.5 कर रहा है, यानी हमें 0.5 मिल रहा होगा अगर ये 1 आ रहा है। तो एफिशिएंसी एक्चुअल इज 50%। ओके, अब यहाँ टेम्परेचर लिमिट्स 273 अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ तुम्हारा 73 150 आ जाता है, 550 एंड 3 650, यहाँ तुम्हारा 650 केल्विन आ गया, और यहाँ तुम्हारा 273 मतलब 300 केल्विन हो गया। अगर आपको निकालना है तो माइनस किया तो 350 अपॉन 650, 5 7 जा 5 1 जा 5 3 जा 15। ओके, इतना आ गया। अभी देखो 5 जा 65 और फिर 65 आ गया, और फिर 5 नियरली 53% के आसपास आ रहा है एफिशिएंसी। कार्नोट एफिशिएंसी 53 के आसपास आ रहा है। ओके, तो एक्चुअल इज लेस देन कार्नोट, यह बोल। तो जब एक्चुअल इज लेस देन कार्नोट अपना मैक्सिमम है, तो ये सही बात होगी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम है, एफिशिएंसी एक्चुअल इज लेस देन, तो ये पॉसिबल साइकिल होगी ना, दिस इज पॉसिबल ओनली। ये क्या हो गई, ये पॉसिबल हो गई। अदरवाइज पीछे केसेस जो आ रहे थे वहां पर हमारी एक्चुअल एफिशिएंसी ज्यादा थी कार्नोट से। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोल रहा है द कंटिन्यूअल मोशन ऑफ अ मूवेबल डिवाइस इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। कंटिन्यूअल मोशन रहता है, क्या करता है, वॉलेट्स फर्स्ट लॉ हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा, सेकेंड लॉ नहीं पढ़ा, वो तो डायरेक्शन के लिए। परफेक्शन में सेकेंड काइंड बोलता क्या है कि हमने जितना दिया उतना वर्क दे दे, 100% एफिशिएंसी की बात करता है, तो ये भी नहीं हुआ। ये कहते हैं रुकेगा ही नहीं, कंटिन्यूअल मोशन होगा। तो अब हमारे पास आता है एक ऑप्शन, परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन ऑफ थर्ड काइंड। थर्ड काइंड बोलता है कि अगर हमने चालू कर दिया तो वो चलता ही रहेगा, एक बार क्यू दे दिया वो चल रहा है, वर्क इज ग्रेटर देन क्यू, वो कंटिन्यू चलेगा जब तक एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन है। एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन होगा तो वो रुकेगा, ठीक है। तो इसे आप रट लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, देख लो, समझ आ जाएगा कि जो ऑप्शन ऊपर नहीं आ रहे हैं तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अभी देखते हैं 65th क्वेश्चन। यहाँ पर फॉर अ गिवन टेम्परेचर T1 द डिफरेंस, अगर T1 और T2 का इंक्रीज होगा तो COP ऑफ कार्नोट हीट पंप। अब देखो यहाँ T1 है और यहाँ T2 है, यहाँ हीट पंप है। अब अगर हम देख रहे हैं कि COP जो है वो T हायर मतलब T1 अपॉन T1 माइनस T2 हो रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर इसे हमने इंक्रीज करा तो हमारी COP डिक्रीज करेगी, तो डिक्रीज है ओनली। कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं,
ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हीट इंजन इज सप्लाइड विद 25-12 किलो जूल पर मिनट ऑफ हीट एट 650 डिग्री सेल्सियस 650 डिग्री सेल्सियस। द हीट रिजेक्शन विद 900 किलो जूल पर मिनट टेक्स प्लेस एट 100। बताओ उसका हीट इंजन कैसा है। सिंपल थिंग, अगेन बार बार हमें सेम ही चीज करनी पड़ रही है, कुछ अलग नया कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ 900 चला गया है, कितना आ रहा था 1225 आ रहा था, कितना माइनस कर दिया आप देखो 2500 में आप 900 माइनस करो कितना आ जाएगा, ये 12 हो गया, 9 25 9 16 हो गया, 16 12 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा 650 और प्लस 273 आपको करना पड़ेगा अपॉन यहाँ पर है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो टी हायर माइनस टी लोअर कितना करिए 550 ऑन टी हायर 273 करोगे, 3 12 का 2 कर लगा 1 8 1 9 आ गया इज इक्वल टू, ठीक है। ये चीज आ गया एफिशिएंसी मैक्सिमम। और यहाँ एफिशिएंसी एक्चुअल की अगर हम बात करें तो 6 12 अपॉन 25 12 6 12 अपॉन 25 12 ये आ रहा है अपना। तो अब इसे आपको करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी सी ऐसी हो गई कि अब आप इसे राउंड फिगर भी करोगे तो कैसे ही करोगे, ठीक है। तो वो 16, अब इसे अगर मैं देखो 25 को मैं 150 तक ले जा सकता हूँ ना, तो 25 6 समथिंग आ रहा है। अगर मैं इसे ले जा रहा हूँ पॉइंट लगाया 0 लिया 9 6 54, इसे भी मैं 6 टाइम्स ले जा सकता हूँ, तो मतलब ये अप्रॉक्सली पहुंच गया, समझ रहे हो। और इसे जब ले गया 150 के बाद काफी डिफरेंस है ना, तो ये ग्रेटर हो रही है, ये कुछ ऊपर जा रहा है, ये कुछ 1 तक जा रही है और ये कुछ 62 के ऊपर जा रही है। तो अगर हमने इसे एक्चुअल में कैलकुलेशन देखना है तो आप देख लेना, लेकिन यहाँ पर आंसर इज इम्पॉसिबल, यानी एफिशिएंसी मैक्सिमम इज लेस देन एफिशिएंसी एक्चुअल। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो ये कैलकुलेशन इतना ज्यादा हो जाता है, अब इतना कैलकुलेशन कौन ही करेगा, तो अप्रोक्सीमेटली आपको लेना पड़ेगा। आइडियल, ये देखो ये तो बात ही नहीं होगी, आइडियल इरिवर्सिबल की तो बात ही नहीं, पॉसिबल और प्रैक्टिकल साइकिल, इम्पॉसिबल और प्रैक्टिकल। तो इम्पॉसिबल जब इतना क्लोज टू चला गया है, तो मैं ज्यादातर जब इतना क्लोज चला जाता है तो इम्पॉसिबल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्नोट हीट पंप इज यूज्ड टू हीट अ हाउस, आउटसाइड टेम्परेचर इज -3, इंडोर टेम्परेचर इज 27, इफ द हीट लॉस फ्रॉम द हाउस इज इतना, तो बताओ पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। समझो हीट पंप मतलब क्या होता है, दो बॉक्स है, बीच में हमारा हीट पंप लगा है, ठीक है ना, ये हीट पंप। हमारी डिजायर्ड कंडीशन यही है कि रूम अगर हमने लगाया यहाँ पर और ठंडी का मौसम, आउटसाइड टेम्परेचर इज -3, और इनसाइड टेम्परेचर हमारा कितना है, इंडोर टेम्परेचर इज 27। क्या मतलब बाहर ऐसा थी आउटर करने का, तो माइनस $300 हो गया, ठीक। अब बोल रहा है कि यहां से हमारी हीट निकल रही है 40 किलोवाट, तो मतलब अगर बाहर निकल रही और हमें कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हमें इतनी ही देनी पड़ेगी 40 किलोवाट, ठीक। यहाँ का हमें टेम्परेचर यहाँ पर हमें पता चल गया, अब सीओपी हमें निकाल लें और हमें बताना कितना वर्क आ रहा है।
वर्क इनपुट, ये 270 मतलब 270, यहाँ 300। क्यूपी निकालना है तो टी हायर क्यूपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्यू हायर अपॉन डब्ल्यू इनपुट। क्यूपी के साथ टी हायर माइनस टी लोअर, नहीं टी हायर अपॉन, इसे लिखते हैं क्यूपी ऑफ हीट पंप, हम जो लिखते हैं वो टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ काफी। ओके तो 300 अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर मतलब 30 इज इक्वल टू क्यू हायर 40 अपॉन, मतलब ये 10 हो गया, 10 से ये चला गया तो डब्ल्यू इनपुट कितना आ गया 4 किलोवाट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी 68th क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें बोला है कि एक एन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोड्यूसर्स 10 मेगावाट ऑफ पावर कंज्यूमिंग इतना हीट। अब इस चीज को देखो कितना कंज्यूम कर रहा है इनटू 1000, और मेगावाट में है तो हमने मेगावाट दे दिया यहाँ पर, तो 1000 दे दिया तो ये मेगा जूल बन गया अपॉन 1000 लेके 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ऐसा आपने कर लिया ठीक। और प्रोड्यूस कितना कर रहा है 10 मेगावाट ठीक। बम्मे से काटना है तो हमने ये काटा, 9 4 जा 36 तो 4 आ गया ठीक। और 100 अपॉन 4 करोगे तो 25 मेगा वाट आ गया। 10 निकल गया तो रिजेक्ट कितना किया 15 मेगावाट, खत्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थर्मोडायनेमिक लॉ प्रेडिक्ट करेक्टली डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने बताया था ना डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं सेकेंड लॉ से, ठीक है। ये तो मैंने पहले बता दिया था, ये आप रट लो। और ये केमिकल रिएक्शन से ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी प्रोसेस, ऐसा क्यों कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल, क्योंकि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है या पॉसिबिलिटी जो होती है प्रोसेस की ऑकर होने की, कि ये प्रोसेस ऑकर होगा, वो हम किससे चेक करते हैं, वो किससे सेकेंड लॉ से करते हैं। इस वजह से कि ये पॉसिबल है तो ये कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन पॉसिबिलिटी बताता है ना, इसलिए हम सेकेंड लॉ। जीरोथ लॉ तुम्हारा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ तुम्हारा बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर हम बोलें कि मेजरमेंट ऑफ फाइनल टेम्परेचर जो अटेंड करता है, ठीक है ना। और सेकेंड लॉ तुम्हारा बताता है क्या, हमने 2-3 पॉइंट इसमें बताए थे। लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी बताया था, और फिर हीट ट्रांसफर के लिए जो हीट ट्रांसफर करता है, या फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तीनों चीजें सेकेंड लॉ ही बताता है। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a cyclic heat engine operating between a source temperature of 600 degrees Celsius and the sink is 20 degree, the rate of heat rejection per kilowatt कितना होगा। अब देखो 600 है तो कितना हो गया 273 हमने ऐड किया तो 873 हो गया। अभी यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर जा रहा है 273 और 293 हो गया ठीक। वर्क डन हमें मिल रहा है 1 किलोवाट। ओके तो हमें यहाँ पर मिनिमम बताना है वर्क आउटपुट रेट ऑफ पर किलोवाट। हीट रिजेक्शन हमें बताना है कितना हीट रिजेक्ट कर रहा हूं। इस चीज को देखो कि अगर हम इसे माइनस करते हैं ना, यहाँ कितना था 600 माइनस 20 580 अपॉन 873। नहीं 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 नहीं, इसे हम कैसे करें हमें ये देखना है ना। इसमें बोला है कि लीस्ट ऑफ हीट रिजेक्शन, लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, ठीक है ना, लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन वर्क आउटपुट इज
मतलब हमें हीट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन निकालना है। ठीक, दोनों चीजें से कर सकते हैं, लेकिन हमने एफिशिएंसी निकाल ली, या फिर हम ऐसे करें कि करते हैं, माइनस ही करना पड़ेगा। 600 माइनस 20 हो गया तो 580 आ गया अपॉन 873 कर दिए इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू नेट अपॉन हीट सप्लाइड, क्यू सप्लाइड हमने कर दिया, तो क्यू सप्लाइड इज इक्वल टू आ जाएगा 873 अपॉन 580। ठीक, 580, अभी हमने इसे 0 कर दिया, और 58 को हमने कर दिया 60 और इसे कर दिया 90, 3 2 जा 3 3 जा तो 1.5 आ रहा है। तो नियर अबाउट ये हमने अप्रोक्सीमेट करके 1.5 निकाला, और ये कितना आ गया 0.5। तो हीट रिजेक्शन विल बी क्लोज टू 1.5। ये हमें अप्रोक्सीमेशन में जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, तो हमने अप्रोक्सीमेट किया, कैलकुलेशन किया, और ये हमारा आंसर आ गया। लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन निकालना था, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा अगर आपने अप्रोक्सीमेशन किया तो क्लोज टू वैल्यूज है, देखो 0.46 है और 0.588, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A Carnot engine rejects 50% of heat absorbed from the source to इतना, तो बताओ सोर्स टेम्परेचर कितना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, या आप कर सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी आंसर दे दिया है, ठीक है। ये क्या करना है आपको, ये तुम्हारा आ गया सोर्स टेम्परेचर बताना है, तो हमने रिजेक्ट कर रहा है 50%, तो 50% इसकी एफिशिएंसी होगी, ठीक है। 50% मतलब 1/2 होगी। अभी आपको निकालना है टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, टी हायर माइनस टी लोअर 27 क्या, अब उसे कर सकते हो ना, तो चलो कर ही देता हूँ। तो आपको पता है कि हमने 0.5 यहाँ दिया, 1 दिया, तो 1 अपॉन टी हायर इज इक्वल टू कितना 0.5 हमने दिया ना, तो 0.5 मतलब 1/2 इंटू टी लोअर कितना 300, तो टी हायर कितना हो गया 600 केल्विन, माइनस 273 327 आ गया आंसर। ओके, अभी देखो अभी 73 is कि a refrigeration unit has a COP of 4 and extract 10 kilojoule of heat from the एक्सट्रैक्ट कर रहा है। रेफ्रिजरेशन यूनिट है जो कि लोअर से आपका 10 किलो जूल निकाल रहा है, और COP इसकी है 4। इफ दिस वर्क्स एज अ हीट पंप, कितना डिलीवर टू द इन्वायरमेंट, कितनी हीट डिलीवर करेगा इन्वायरमेंट। अब सिंपल, अगर ये हीट पंप की तरह करेगा तो टी हायर ही देगा ना। COP हमें पता चल गई, COP हमें 4 पता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, COP जो हमें पता है, COP कैसे आता है, तो वर्क इनपुट हीट एक्सट्रैक्टेड, COP किसकी है, रेफ्रिजरेशन की मान रहा हूँ, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन अगर है तो हीट एक्सट्रैक्टेड ना, या फिर और Q लोअर अपॉन W इनपुट, तो हमें दिया 4 इज इक्वल टू 10 अपॉन W इनपुट, तो W इनपुट इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 मतलब 2.5, देयरफॉर Q हायर इज इक्वल, यहाँ पर हमें पता चल गया ये 2.5 जा रहा है, तो Q हायर कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 विल बी राइट आंसर, ठीक है। 12.5 विल बी राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज नहीं थी इसमें, ठीक है। अभी 73rd क्वेश्चन है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टेंड्स टू मैक्सिमम, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा मैक्सिमाइज ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका है, इसमें कोई बड़ी चीज तो है नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्सिबल इंजन हैज आइडियल थर्मल एफिशिएंसी व्हेन इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेशन
तो अनचेंज, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये देखो इसका बताना रेफ्रिजरेशन के लिए। तो हमने बताया कि सीओपी इंजन जो 1 एफिशिएंसी करते हो, सीओपी ऑफ हीट पंप आती है, तो हमने हीट पंप की निकाल रहा सबसे पहले, तो 1/0.3 किया, तो 10/3 इज इक्वल टू 3.33। अभी हमें सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालना है, तो 3.33 माइनस हम कर देंगे 1 इज इक्वल टू 2.33, तो ये 2.33 इज राइट आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देयर इज एंट्रोपी ट्रांसफर बोथ इन हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। ये गलत बात। एंट्रोपी ट्रांसफर जो भी होता है, मास, हीट एंड वर्क, अगर हम तीनों चीजों में देखें तो मास में एंट्रोपी ट्रांसफर होगा, हीट में होगा, वर्क में नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क, ये तो गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होता है कि ये तुम्हारा फॉल्स, एंड बोथ हीट एंड वर्क आर द एनर्जी इन ट्रांजिशन, ये सही बात है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द इनइक्वालिटी ऑफ क्लॉसियस प्रोवाइड द क्राइटेरिया फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल। ठीक, ये देता है, सही बात है। साइक्लिंग और del Q by T इज ग्रेटर देन 0 इज इरिवर्सिबल, इम्पॉसिबल के लिए होता है। कितने बार बताया गया है कि साइक्लिंग और del Q by T बी लेस और इक्वल टू 0, लेस देन के लिए इरिवर्सिबल होता है। ये गलत हो गया। जैसे ये गलत हो तो ऑप्शन सी, क्योंकि ए करेक्ट एंड सेकंड इज फॉल्स। अभी देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला हमने उस टाइम पे किया था 50% वाला ने, ये हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 रिपीटेड है। इसका आंसर हम देके आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल इंजन इसका आंसर था, ये कर चुके हैं। 63 क्वेश्चन नंबर आप देख लेना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, a reversible engine works between the temperature limits of 260 and 60. So but to improve the performance हम क्या करेंगे? मैंने बताया था कि अगर efficiency of engine हमें बढ़ानी है तो T higher minus T lower upon T higher होता है। हमें T higher को हमेशा constant रखना है, T lower को हमें क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। अगर T lower बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये पूरा क्या होगा? बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो efficiency बढ़ेगी। तो lower the sink temperature, lower the sink temperature to 30 डिग्री, राइज द सोर्स नहीं, गलत कर, इंसुलेट करें इंजन को, कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबसे बेस्ट वे इज टू लोअर द टेम्परेचर, सिंक टेम्परेचर। फिर से यहाँ पर बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहा है। कार्नोट इंजन है 37 एंड 347 में है। इंजन प्रोड्यूसर 620 ऑफ वर्क, एंट्रोपी चेंज हीट एडिशन में हमें बताना। ठीक, हीट एडिशन में W, तो हमें Q हायर अपॉन Q लोअर, Q हायर अपॉन T हायर इज इक्वल टू Q लोअर अपॉन T लोअर हम कर देते हैं। Q हायर हमें निकालना है अपॉन, ये देखो 273 करो, 273 यहाँ प्लस 273 करो तो कितना हो जाएगा? 10 का 0 कर लगा 1, 12 का 2 कर लगा 620 आ गया इज इक्वल टू T लोअर, और 273 यहाँ करोगे तो 0 और फिर 11, और देखो ये तुम्हारा 2 टाइम्स हो रहा है, समझे? यानी Q लोअर कितना हो रहा है? अगर ये तुम्हारा 2 है तो ये 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 1 यूनिट आ रही है। हमें वर्क दिया है कितना? 620, तो 620 का डबल 2 इंटू 620 आ रहा होगा। कहाँ से? T हायर से, 620 से। ठीक है, तो हमें निकालना हीट एडिशन में, डेल्टा एस ऑफ हीट एडिशन निकालना है। तो माइनस Q हायर सोर्स अपॉन T हायर, माइनस ऑफ 2 इंटू 620 अपॉन 620। एक मिनट इसे हटा देता हूँ। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर 620 अपॉन 620 तो इज इक्वल टू -2, -2 किलो जूल पर केल्विन विल बी द आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एटीथ देखो, 80th क्या बोला? The amount of 1000 kilojoule of heat is added to the system during constant pressure vaporization process. Temperature इतना. The available energy added to the system
इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज इतना। अवेलेबल एनर्जी कितना हमें मिली एडेड टू द सिस्टम, ये चीज तो देख। बोल रहा है कि ऊपर से ये टेम्परेचर था, हमारे इंजन है ठीक, और नीचे हमारा ये लोअर टेम्परेचर, ये तुम्हारा 300 केल्विन हो गया, ये तुम्हारा 273 जैसे ऐड करोगे 273, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 500 केल्विन, 500 केल्विन हो गया। यहाँ से तुम्हारी 1000 किलो जूल आ गए। अब बताओ यहाँ से कितनी अवेलेबल एनर्जी निकली और कितनी अनअवेलेबल एनर्जी। सिंपल सी बात, और कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब हमें पता है कि ये डिवाइड करोगे Q अपॉन T इज इक्वल टू 2 आएगा, फिर Q अपॉन T 2 इज इक्वल टू Q लोअर अपॉन 300, यहाँ पर आ जाएगा 600 किलो जूल। तो यहाँ पर कितना हमें आएगा अवेलेबल एनर्जी 400 किलो जूल। यहाँ बताया था कि अवेलेबल एनर्जी एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू 400 किलो जूल। एक तो ये मेथड है, दूसरा है दूसरे के लिए, और सॉरी ये आया नहीं, दूसरा मेथड है अगर हमें लिखना है कि अवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू, तो कितना Q था, Q सप्लाइड इनटू 1 माइनस T लोअर इस एटमॉस्फेयर अपॉन सराउंडिंग अपॉन T हायर। आप इसे भी करोगे ना, इससे भी करके आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1000 टू 1 माइनस 300 अपॉन 500 करोगे, इसे सॉल्व करो, 400 आंसर आ जाएगा, 400 किलो जूल, 400 किलो जूल विल बी आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 में बोला है कि एन इन्वेंटर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड अ रेफ्रिजरेशन यूनिट मेंटेनिंग -10 डिग्री सेल्सियस इन द रेफ्रिजरेशन व्हिच इज केप्ट इन अ रूम। ठीक, रूम में तो -10 बनाया गया, रेफ्रिजरेशन है, एक ये हो गया बॉक्स, ये हो गया, यहाँ -10 में मेंटेन किया गया, और ऊपर सराउंडिंग इज 25 डिग्री सेल्सियस में। उसकी COP बता रहा है, COP ये ऑन रिटर्न बोल रहा है, COP 85। अब हमें बताना है कि यह सही है कि गलत। हम निकालेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेशन, T लोअर माइनस प्लस 273 करोगे तो 263 अपॉन ये हायर माइनस में तो 35 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो 7 5 35, 7 3 21, 7 8 56 आ रहा है ना, 7 8 7 5 हो गया, ओके। सेवन 7 49 आ रहा है, 49 आ गया, और फिर कितना बचा 4, और 7 5 35, इतना। अब हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 7 35.5, नियरली इतना आ रहा है COP हमारा जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो यहाँ पर दिया है वो 85 दिया। दिस इज गलत, दिस इज सही। तो बताओ यहाँ पर क्या है, वैलिड दिया था, दिस क्लेम इज वैलिड है, तो गलत बात है, वैलिड तो नहीं है। मार्जिनली करेक्ट नहीं, गलत है। इनवैलिड तो सही बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया 1 COP का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इनवैलिड। The next question is practically it is not feasible to design an engine which closely follows the Carnot cycle। इसमें बोला है Carnot cycle फॉलो करें, क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज वेरी डिफिकल्ट। सही बात है, कांस्टेंट टेम्परेचर में नहीं होगा। आइसेंट्रोपिक वेरी फास्ट होता है, आइसेंट्रोपिक वेरी फास्ट होता है, और आइसोथर्मल इज वेरी स्लो, वेरी स्लो। इस वजह से इट मेक्स यूज ऑफ स्मॉलर प्रेशर रेशियोज, ऐसे कोई मतलब नहीं है। और थर्मल एफिशिएंसी नॉट अ फंक्शन ऑफ सोर्स टेम्परेचर, ये भी गलत बात। केवल आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस हम नहीं करा सकते, इसलिए कार्नोट नहीं बनता, क्योंकि हम इसी तरह तो बनाते हैं। ठीक है ना, और TS डायग्राम में ऐसे, ये PV डायग्राम हो गया। ठीक है ना, ये तुम्हारा हो गया क्या, ये तुम्हारा हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर रिवर्सल एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये तुम्हारा ऐसे बन जाता है। और रिवर्स कार्नोट करना, रिवर्स कार्नोट तो उल्टी बन जाती है ना, रिवर्स कार्नोट में उल्टा घुमा दो आप, वही चीज।
तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेसेस रहते हैं जो कि फास्ट एंड स्लो है और डिफिकल्ट टू अचीव। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इनमें बहुत ज्यादा दम नहीं है, इसमें टाइम इससे ज्यादा देना मुझे सही नहीं लग रहा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल फाइनाइट बॉडीज, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट हीट कैपेसिटीज भी कांस्टेंट है एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर अवेलेबल टू डू वर्क इन अ हीट इंजन। तो बताओ फाइनल टेम्परेचर TF रीच्ड बाय द बॉडी ऑन डिलीवरी ऑफ मैक्सिमम वर्क, ये बोला मैक्सिमम वर्क के लिए। हम यहाँ देख रहे थे इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल थिंग इज, यहाँ बोला है टू फाइनाइट बॉडीज, ये दो फाइनाइट बॉडीज हैं, इसे हम इंजन लगा के ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इनका कुछ मास होगा, इनकी कुछ स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है, या कांस्टेंट हीट कैपेसिटी बोल रहा है, साफ सीधा आप सी कर दो, कैपिटल सी, हमने कैपिटल सी बोल दिया, ये सी और सी दोनों में। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2 है, हमने T1 इज ग्रेटर देन T2 है। अब ये अटेन कर रहा है T फाइनल, ये कम आ रहा है T फाइनल, और ये इसका बढ़ रहा है T फाइनल में, ठीक, ये रीच कर रहा है, और इनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और ये वर्क कर रहा है। यहाँ से कुछ Q1 आ रहा है, यहाँ से कुछ Q2, और ये तुम्हारा Q1 माइनस Q2 ऐसा वर्क हो रहा है, ठीक। ये फाइनाइट बॉडीज है, मतलब सॉलिड बॉडीज है, फाइनाइट बॉडीज जिनकी हीट कैपेसिटी सेम। अब हमें बताना फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो फाइनल टेम्परेचर, और ये रिवर्सिबल, तो ये जब रिवर्सिबली प्रोसेस करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस रहेंगे, तो इसमें एंट्रोपी यूनिवर्स का जो रहेगा और दैट विल बी जीरो। तो डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S इंजन विल बी जीरो, ये तो जीरो हो गया। डेल्टा S1 निकालना है, तो C ln T फाइनल अपॉन T1 प्लस C ln T फाइनल अपॉन T2 इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लॉयज ln T फाइनल का स्क्वायर अपॉन T1 T2 इज इक्वल टू जीरो। तो T final is equals to root of T1 T2. This is the answer. आप इसे देख लो पूरा स्क्रीन में, ये हो गया T final is equals to geometric mean T1 and T2. So option B is correct. Option B will be correct. All right. So this is the answer. इसके बाद हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वर्क डन के लिए भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला था मैक्सिमम वर्क डन निकालने के लिए, तो W मैक्स तभी आएगा जब ये हमारा सिस्टम रिवर्सिबली प्रोसेस करे ना, इसमें एंट्रोपी जो रहे, एंट्रोपी विल बी जीरो, एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी शुड बी जीरो, तभी ये मैक्सिमम वर्क हमें देगा। मैक्सिमम वर्क के लिए हमने यहाँ पर डेल्टा यूनिवर्स को जीरो कर दिया, ठीक है, और T फाइनल इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 एंड T2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 84 है, इन द फिगर शोन बिलो E is the heat engine with efficiency 0.4 and R is the refrigerator। ये इंजन है और ये रेफ्रिजरेटर है, एंड Q2 प्लस Q4 इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ Q1 है। अब चीज को समझो, हमारा ये इंजन है और ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। अभी ये तुम्हारा Q2 है, ये तुम्हारा Q1 दिया है, और ये Q4 एंड ये Q3, ऐसा सिस्टम, ओके। अब इन्होंने एफिशिएंसी दे दी है 0.4, हमें बस इतना ही दिया है 0.4 एफिशिएंसी, मतलब अगर ये 1 चल रहा है तो ये 0.4 का वर्क कर रहा है और 0.6 रिजेक्ट कर दे रहा है, ठीक। और फिर यहाँ पर दिया है Q2 प्लस Q4 इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ Q1। हमें क्या पता है, Q2 पता है 0.6 प्लस Q4 हमें नहीं पता, इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ Q1 मतलब 1, तो Q4 इज इक्वल हो जाएगा 2.4। हमने Q4 निकाल दिया 2.4। अगर 2.4 ये आ गया तो ये कितना होगा, 2 हो। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें देखो क्या निकालना था, हमें निकालना था COP। COP कैसे आएगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू कितना एक्सट्रैक्ट किया मतलब 2, और कितना वर्क डन हुआ 0.4, ये 0 4 5 जा तो 5 विल बी आवर आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ गए।
ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसे इस तरह नहीं करोगे तो फंस जाओगे बुरी तरीके से। आप Q1 Q2 T1 T2 करते रहोगे और फिर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ये मेथड, ये फंडा काफी इजी हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप सेल्फ ट्राई कर सकते हो, बता दे रहा हूँ कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज n। तो पूछा है कि इफ अ मशीन इज ऑपरेटेड एज अ हीट पंप तो उसकी COP कितनी होगी, तो n+1 होगी। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि एन आइडियल रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, वो रिवर्स ही रहेगा और क्या, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वर्क इनपुट के लिए तो वो रिवर्स पे ही ऑपरेट हो। -23 या 27 डिग्री, व्हाट विल द रिक्वायर्ड पावर, कितना पावर निकालना है। इफ द हीट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रहेगा 1.5 किलोवाट। तो सबसे पहला हमारा काम होगा हम COP निकाल लें और फिर COP के बाद हम वर्क निकाल लेंगे। तो पहले COP निकालने के लिए टी लोवर -23 है और 273 में हम ऐड करेंगे तो 250 आ जाएगा अपॉन टी हायर माइनस टी लोवर, तो ये 50 हो गया इज इक्वल टू हीट एक्सट्रैक्टेड कितना 1.5 अपॉन वर्क इनपुट, ये कितना हो गया 5 का हो गया 0.3, वर्क इनपुट इज इक्वल टू 0.3। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87। A liquid of heat capacity 5 किलोजूल पर केल्विन दे रखा है इन एन इंसुलेटेड कंटेनर इज हीटेड इलेक्ट्रिकली फ्रॉम 300 से 600 जा रहा है और Ln2 की वैल्यू 0.693। तो एंट्रोपी जनरेशन बताना है यूनिवर्स। एंट्रोपी जनरेशन ऑफ यूनिवर्स हीट कैपेसिटी दे रखा है, तो हम एंट्रोपी जनरेशन जो निकालते हैं, एंट्रोपी चेंज या एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल टू C ln T2/T1। T कितना है 5 ln T2/T1 मतलब 600 अपॉन 300, तो ये हो गया 5 ln2 तो 5 इंटू 0.693। अब इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हमारा सबसे बढ़िया तरीका है, देखो 5 के साथ कभी मल्टीप्लाई करना हो तो ऊपर नीचे 2 कर दो, तो 2 से डिवाइड करना इस काफी इजी, तो हो जाएगा 3.46 समथिंग आ रहा है ना, तो 2.46 जूल पर केल्विन। या फिर इसे आप और कर सकते थे 0.7 के नियर अबाउट कर देते, 7×5 या 35, तो 3.5 के आसपास आ रहा है, 3.5 के आसपास केवल यही ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस रिप्रेजेंट द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट गैस के लिए, ये हम बता चुके हैं ना? फिर से मैं बता देता हूँ कि जब भी परफेक्ट गैस के लिए हम एंट्रोपी चेंज निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। 3 फॉर्मूले, पहला है डेल्टा इज इक्वल टू CV ln T2/T1 प्लस R ln T2/V1, डेल्टा इज इक्वल टू CP ln T2/T1 माइनस R ln T2/P1। इसमें डेल्टा इज इक्वल टू CP ln T2/V1 प्लस CV ln T2/P1। ये 3, लेकिन ये आते कहाँ से, ये आते हैं कहाँ से, पहले होता है DS इज इक्वल टू CV DT/T प्लस R dP/V। यहाँ से इसे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये मिल जाता है, इससे कहाँ से मिलता है CP DT/T माइनस R dP/P, इसे इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा, ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है DS इज इक्वल टू CP dV/V प्लस CV dP/P। अब ये ही रिलेशंस हमें यहाँ पर दे रखे हैं चेंज एंट्रोपी के, क्या CP dT/D प्लस R dV/V, ये गलत है। अब देख लो ना, ऐसा कोई रिलेशन आपको मिल रहा है क्या, CP के साथ RV का आता है क्या, नहीं आता, तो 1 को हमने हटा दिया, 1 को जैसे हटाया 1, ये हटा 1, तो हमारा आंसर हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये सही किया ना मैंने, CV होना चाहिए था, यहाँ DV है तो यहाँ
एक मिनट यार, नहीं तो बॉस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक अपने साथ नहीं है, अपन ने सही पूरा कंप्लीट बता दिया, ठीक है। लेकिन इशू क्या आ रहा है कि जो मैंने बुक से कंफर्म किया, यहाँ पर उन्होंने करेक्शन कर रखा है। क्या यहाँ इन्होंने दे रखा है CV, ओके, और यहाँ इन्होंने दे रखा है dt/dt, और ये तो इसलिए ये तीनों को सही बोल रहा है और इसे हम गलत बोल रहे हैं, ऑप्शन बी। बाकी आपको जो तैयार करना है वो आपको यहाँ से तैयार कर लेना है, ये अपना रिलेशन आप देख लो, क्योंकि अब आप देखोगे CV का ये हो गया R/V, अभी यहाँ पर CV ये भी तुम्हारा हिस्सा दे रखा है CP, घूम फिर के उन्होंने गलत यहाँ पर मिसप्रिंट है, और ये तुम्हारा माइनस वाला हो गया और CV और CP वाला ये हो गया, इसलिए ये D को उन्होंने गलत बोला। बाकी ये क्वेश्चन ही पूरा गलत है, आप इसे देख लो, ठीक है। ये करेक्शन है, जो मैंने करेक्शन बताया, आप अपने बुक में अगर आपके हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप इसे देख लेना, और बाकी ये क्वेश्चन ही गलत है। और बाकी अकॉर्डिंग टू ये करेक्शन के बाद हमारे ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम देखें तो ये हमारा फॉर्मूलेज है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89th। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द हीट ट्रांसफर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पर लिखा है कि हीट ट्रांसफर एंड द वर्क ट्रांसफर इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये तो सही बात है कि ये तो सही है, बिल्कुल सही है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एंट्रोपी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इस चीज को देखो, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट आइसोलेटेड सिस्टम, ये गलत है, क्योंकि अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे हम यूनिवर्स बोल सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम इज अ यूनिवर्स, और यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, कांस्टेंट रह सकता है क्या, ऑलवेज कांस्टेंट बोला, ऑलवेज कांस्टेंट, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, डिफिकल्ट नहीं है ये तो, आइसोलेटेड सिस्टम मैंने पढ़ा है कि ना, इसमें क्यू भी 0 हो जाए, हीट इंटरेक्शन 0, वर्क इंटरेक्शन 0, ऑलवेज 0 है। ठीक, लेकिन एंट्रोपी इन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये गलत है, ऑलवेज इंक्रीजिंग रहता है। अभी 90th क्वेश्चन इज, ये ए गलत, ये ए सही है, ये तो सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। साइक्लिंग डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0, तो ये रिवर्सिबल है, सही है। अभी ग्रेटर देन 0 इज इरिवर्सिबल, ये गलत, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड था, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 91 का, एंट्रोपी अक्रॉस द नॉर्मल शॉक इंक्रीजेस। एंट्रोपी अक्रॉस द नॉर्मल शॉक इंक्रीजेस, नॉर्मल शॉक क्या होता है, ये शॉक वेव जनरेट हो जाती है जब फ्लूइड पास होता है बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शन, ठीक। और नॉर्मल शॉक्स क्या होती हैं, जब जो हमारा शॉक वेव्स होती हैं वो फ्लो डायरेक्शन के अगर परपेंडिकुलर रहती हैं, फ्लो डायरेक्शन के अगर शॉक वेव्स जो रहती हैं वो परपेंडिकुलर रहती है, तो उन्हें बोलते हैं क्या, नॉर्मल शॉक, नॉर्मल शॉक, ठीक है। और नॉर्मल शॉक कैसी होती है, एडियाबैटिक नेचर की होती है, एडियाबैटिक होती है। यहाँ पर समस्या क्या रहती है, यहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर जो रहता है, स्टैग्नेशन शॉक वेव के कारण जो तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर और टेम्परेचर एंड डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी तुम्हारी इंक्रीज होती है, ठीक। पहली बात तो ये हो गई, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इज कि वहां का स्टैग्नेशन टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, एंड तुम्हारा प्रेशर जो रहता है, प्रेशर, स्टैग्नेशन प्रेशर, वो तुम्हारा क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, स्टैग्नेशन प्रेशर की जो बात रही, स्टैग्नेशन जो हमारा स्टैग्नेशन प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है, क्या करता है, स्टैग्नेशन प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है, स्टैटिक प्रेशर हमारा इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, स्टैग्नेशन टेम्परेचर कांस्टेंट, स्टैग्नेशन प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द शॉक वेव इन द नॉर्मल शॉक। अब यहाँ से हम पढ़ लेते हैं कि एंट्रोपी, हाँ एंट्रोपी की जो बात रही, एंट्रोपी जो इंक्रीज करती है, एंट्रोपी तुम्हारी इंक्रीज करती है, ठीक है, और इसी वजह से तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा अक्रॉस द शॉक वेव। तो एंट्रोपी अक्रॉस द नॉर्मल शॉक इंक्रीज करता है, ठीक है, सही हो गया। स्टैग्नेशन टेम्परेचर अक्रॉस द नॉर्मल शॉक रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन एंट्रोपी इंक्रीज करती है, इसकी वजह से स्टैग्नेशन प्रेशर तुम्हारा डिक्रीज करता है, ये होता सही होता, तो रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक, यहाँ देखो ये चीज लिखा भी है कि शॉक वेव जो जनरेट होते हैं वेरी स्मॉल रीजन से होते हैं, और यहाँ आफ्टर अक्रॉस अ शॉक वेव स्टैटिक प्रेशर एंड टेम्परेचर डेंसिटी क्या होते हैं, इंक्रीज रहते हैं। अगर शॉक वेव परपेंडिकुलर हो गई फ्लो डायरेक्शन के तो नॉर्मल शॉक कहलाएगा। ठीक है, और फ्लो अक्रॉस अ शॉक इज एडियाबैटिक होता है। तो स्टैग्नेशन टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता, मतलब कांस्टेंट हो जाता है, ये कांस्टेंट हो गया। एंड ड्यू टू एंट्रोपी इंक्रीज के कारण अक्रॉस द शॉक स्टैग्नेशन प्रेशर कैसा होता है, डिक्रीज करता है। देखो मैक नंबर जो रहता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है ना, अहेड ऑफ शॉक में आगे। एंड द शॉक वेव मस्ट देयरफॉर बी कंप्रेसिव होती है, दैट वाज द प्रेशर मस्ट इंक्रीजेस अक्रॉस द शॉक वेव। ये बताया कि स्टैटिक प्रेशर, ये कैसा प्रेशर, कैसा स्टैटिक प्रेशर मस्ट इंक्रीज करता है। तो आपने ये शॉक वेव के बारे में जान लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92. A reverse Carnot engine removes a 50 kilowatt from the heat sink and the temperature of the heat sink is 250. The temperature of the heat reservoir is कितना, 300 था। बताओ पावर कितना है, सिंपल चीज है, हीट सिंक हमें दे रखा है, हमें क्यू निकालो, क्यू अपॉन हीट रिजर्वायर का हमें 300, क्यू हायर इज इक्वल टू हीट सिंक 250 और रिमूव से कितना 50, 5 जा 60, तो ये टी हायर इज इक्वल टू 60 आ गया, यहाँ से 60 आ गया, यहाँ से तुम्हारा 50 जा रहा है, तो वर्क कितना दे रहा है, 10 का दे रहा है। 10 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर है। अब ये देख लेते हैं 93 क्वेश्चन नंबर। यहाँ है कि हीट इंजन रिसीव कर रहा है हीट 250 किलो जूल पर मिनट। ठीक, मतलब हीट इंजन 200, एक मिनट, समथिंग कुछ गिरा, डर गया था क्या। ओके, सो यहाँ पर बोला है कि 250 जो है 250 किलो जूल पर मिनट। ओके, यहाँ 2500 अपॉन 60 कितना सेकंड हो गया, तो ये आ गया, और इसमें कुछ रिजेक्ट करेगा 12.4 किलोवाट। तो हमें थर्मल एफिशिएंसी बतानी, तो वर्क अपॉन हीट सप्लाइड 250 गुणे 6, 2 3 जा और 125। अब इसे हमने अप्रॉक्स 5 मान लिया, ठीक है ना, तो इंटू 10 आ गया और ये कट गया तो 0.3, यानी नियरली 30%। तो 30% विल बी आवर आंसर, नियरली 30%। अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है हर जगह यार। डी, ऑप्शन नंबर डी करें। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 1000 T2 एंड अनदर इज T2 एंड 400। ठीक, इफ बोथ इंजन्स हैव सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट, ठीक, then the T2 must be। दो इंजन है, समझो, तो दो इंजन है, एक इंजन है जो कि तुम्हारा 1000 केल्विन से T2 तक जा रहा है, और दूसरा है जो T2 से कहां तक जा रहा है, 400 तक जा रहा है। इसमें दोनों में वर्क सेम है, तो W1 इज इक्वल टू हो गया क्या W2। अब W1 कैसा आएगा, क्योंकि इसमें सेम हीट इनपुट हो रही है Q1, तो W1 अगर निकालना है 1 माइनस T2 अपॉन 1000 हो जाएगा, इसमें Q1 तो 1 माइनस 400 अपॉन T2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, -1 चलेगा, तो T2 इज इक्वल टू रूट टाइम्स ऑफ 1000 इंटू 400, तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 100 बाहर आ गया, रूट ऑफ 40, ठीक है ना, 40 मतलब ये 6 6 36, ठीक है ना, और 36 तो 63 और 86 यहाँ 2 आ रहे हैं ना, तो ये 63 तक रहेगा, तभी 40 है, नहीं तो अगर 8 जला गया तो 7 49 काफी ऊपर चला जाएगा ना,
तो 63.2 पॉइंट केल्विन, इतना चेक कर लोगे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका। तो 63 का स्क्वायर देख लो ना यार, 36 9 18 36, ये तुम्हारा आ गया ना 39 पॉइंट समथिंग, कितना 69, तो नियरली 40 आ गया ना। ये देखो ये पॉइंट अगर लगा दिए तो ये आ गया स्क्वायर, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, हमने पहले किया था 100 मास था, यहाँ तुम्हारा एंट्रोपी इंक्रीज किया, फिर इसमें तुम्हारा -5 का डिक्रीज हुआ, तो 10 बढ़ा और -5 हो गया, तो डेल्टा एस तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब 5 से ज्यादा आ गया, 5 से ज्यादा आया तो इरिवर्सिबल, तो ऑप्शन बी इसका है। अभी 96 देखो, 96 क्या बोल रहा है, कार्नोट 300 से 600 के बीच में है, एंट्रोपी चेंज बताना है, 1 है, तो वर्क प्रोड्यूस बाय द इंजन, वर्क प्रोड्यूस बाय द इंजन हीट एडिशन में है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू हीट सप्लाइड अपॉन टी हायर हमने कर दिया, तो हमें नहीं पता ये, तो देखो यहाँ 1 इज इक्वल टू क्यू हायर, ये हमें नहीं पता है, टी हायर हमें पता है 600, तो क्यू सप्लाइड इज इक्वल टू आ गया 600। जब हमें 600 आ गया, जब 600 आ गया, अब हमें पता चल जाएगा ना, हम हटा देते हैं, देखो 600 केल्विन से हमें 600 मिल रहा है, ठीक। अभी हमें 300 केल्विन में भेजना, तो कितना भेजोगे, 300 तो भेजोगे, और यहाँ से वर्क आउटपुट हमें 300 का मिलेगा, तो बस 300 विल बी राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है यार, ज्यादा टफ नहीं थे। अब देखो 91 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन, एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इज कांस्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन था, मुझे भी थोड़ा सा इशू हो रहा था पहले, फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। ये एंट्रोपी कांस्टेंट करेक्ट है, एंट्रोपी से रिलेटेड, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम रीचेज इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये गलत है, मिनिमम वैल्यू में नहीं पहुंचता है, ये मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, तो एंट्रोपी जब मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच जाता है, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। ओके, एंट्रोपी इज कंजर्व्ड इन ऑल रिवर्सल प्रोसेस, हाँ सही है, क्योंकि एंट्रोपी तुम्हारा कंजर्व्ड रहेगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज फॉर अ यूनिवर्स 0 होता है, इस वजह से ये सही है। फिर एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इज लीस्ट इन सॉलिड फेज, ये सही है, लीस्ट इन सॉलिड फेज, कैसे, क्योंकि सॉलिड फेज में डिग्री ऑफ रेंडमनेस कम हो जाती है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ रेंडमनेस कम हो गई, तो ये सही हो गया, उसमें एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंट्रोपी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इज नॉट 0, सॉलिड सॉल्यूशन 0 नहीं होती एट एब्सोल्यूट 0, सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहे हैं, इस चीज को ध्यान दो, क्योंकि बाय थर्ड लॉ कहते हैं प्योर सब्सटेंस जब क्रिस्टलाइन में होता है, क्रिस्टलाइन के लिए 0 होती है, सॉलिड सॉल्यूशन के लिए 0 नहीं होगी, लीस्ट जरूर होगी, लीस्ट होगी बट 0 नहीं होगी, तो ये भी सही बोल रहा है, तो 2 3 4 आर करेक्ट, 1 इज गलत, 2 3 4 आर करेक्ट, 1 इज गलत, तो दैट्स व्हाई ये तुम्हारा। नाउ ये चीज समझ में आ गई होगी ना, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसे क्रिस्प नोट जैसा बना दिया था। आप इसे अभी 98 देखते हैं। इन एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेटिंग अ रिवर्सिबल साइकिल प्रोड्यूसेस 9 किलोवाट, इंजन इतने और इतने के बीच में हो रहा है, 27 और 927, तो बताओ व्हाट इज द फ्यूल कंजम्पशन अगर कैलोरीफिक वैल्यू इतना, तो अगर हमें हीट सप्लाइड निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। हीट सप्लाइड निकालने के लिए हमें एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी आएगी कैसे, टी हायर माइनस 900 अपॉन टी हायर, तो 27 कर दो 1000, 1200 आ जाएगा, अपॉन W अपॉन हीट सप्लाइड या हीट सप्लाइड, 3 3 एंड 3 4, और ये तुम्हारा हो गया 3 3 9, यानी 12 किलो वाट इज इक्वल टू हीट सप्लाइड, 12 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, चलो इसे इधर लिख देता हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ, 12 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मास फ्यूल कंजम्पशन, मास ऑफ फ्यूल इंटू कितना 4000, 40,000 था ना, 40,000 ये गया 4 3 4 10, तो 0.3
kg पर सेकेंड आ गया। अभी इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड करोगे तो 6 18 और 18 6 6 36 36 3 36 3 108, ठीक है ना, और ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 1.08 आ रहा है। तो क्या अपॉन 1000 भी तो हो जाएगा, तो ये किलो जूल में था, 10⁻³ ये अपॉन 1000 हो जाएगा, तो 1.08 kg पर आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट। ओके, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर उस वाले क्वेश्चन की मैंने डिटेल्स दे दी है कि एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स जो रिवर्सिबल सिस्टम में कंजर्व रहती है बिकॉज नो हीट एंट्रोपी जनरेशन रहती है रिवर्सल प्रोसेस में, कोई एंट्रोपी जनरेशन नहीं रहती है। थर्ड लॉ को डिफाइन कर दिया यहाँ पर, क्योंकि जीरो रहेगा एब्सोल्यूट जीरो पे, क्योंकि ये मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑर्डर बताता है, मतलब रैंडमनेस सबसे जीरो हो जाती है एब्सोल्यूट जीरो में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, और नॉट हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो उनकी जैसे जैसे रैंडमनेस डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन और ग्लासी सॉल्यूशन, ग्लासी सॉलिड में फाइनाइट वैल्यू रहेगी एट एब्सोल्यूट जीरो में, ठीक है ना, इसलिए बताया था यहाँ पर। और फेज में, सॉलिड फेज में लीस्ट एंट्रोपी रहती है, ये बता दिया था। फिर एंट्रोपी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू जब सिस्टम स्टेबल हो जाता है, तो ये भी बता दिया। एंड एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स ऑल रिवर्सिबल के लिए जीरो होती है, ये भी बता दिया था। ओके, अभी ये 99 क्वेश्चन नंबर है कि अ कार्नोट साइकिल इज इम्प्रैक्टिकेबल। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल बहुत स्लो रहता है, आइडियाबैटिक बहुत फास्ट रहता है, आइसेंट्रोपिक बहुत फास्ट रहता है, इसी वजह से, और कोई रीजन नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा था ये ऐसे जाता है, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना, पीवी डायग्राम में एडियाबैटिक आइसोथर्मल, एडियाबैटिक आइसोथर्मल, ठीक, इस वजह से ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो गया, फिर स्लो हो गया, फास्ट स्लो, इस चक्कर से ये इम्प्रैक्टिकेबल होता है। फिर हम 100th वाला देखते हैं। 100th बोल रहा है, यहां बोला है क्या, सोलर कलेक्टर, एक सोलर कलेक्टर है, रिसीव कर रहा है सोलर रेडिएशन एट अ रेट ऑफ 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ट्रांसफॉर्म इट टू एन इंटरनल एनर्जी ऑफ फ्लूइड टू एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 50%। क्या है कि यहाँ पर एक सोलर कलेक्टर हमने लगा दिया, क्या लगा है, सोलर कलेक्टर। ये सन है यहाँ पर, सन से जो हीट आ रही है कितनी आ रही है, क्यू आ रही है, इसे हम लिख रहे हैं 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। अपना जो एरिया है तो कितना ऑब्जॉर्व करेगा, तो टोटल क्यू टोटल हम करेंगे 0.6 इंटू ए किलोवाट। अब इसमें कह रहा है कि ओवरऑल एफिशिएंसी कन्वर्ट कितनी कर रहा है, ये कन्वर्ट कितना, इंजन को कितना दे रहा है, तो 0.5, हाफ ऑफ द 50% ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी, तो 0.6 इंटू ए, तो 30, 6 5 तो 30, तो 0.3 ऑफ ए आ रहा है, इतनी दे रहा है। अब यहां से जो इंजन ऑपरेट हो रहा है ना, ये तो तुम्हारा सोर्स हो गया टी हायर, कितना सोर्स, तो ये टी हायर, क्यू हायर कितना जा रहा है, 0.3 ऑफ ए। अब यहाँ पर हमारा इंजन लगेगा, ठीक है ना, इंजन वर्क देगा और यहाँ तुम्हारा नीचे चला जाएगा, तो वर्क प्रोड्यूस, यहाँ देखो कितना है, टी हायर सोर्स 350 और रिजेक्टेड में कितना 313, डिलीवर कर रहा है 2.5 किलोवाट। अब आपको ये सब समझ में आ गया। अब मिनिमम एरिया में निकाल, मिनिमम एरिया निकालने के लिए ये रिवर्सिबल इंजन होना चाहिए, तभी आएगा, इसको समझ रहे हो, रिवर्सिबल इंजन होना चाहिए। अब अगर हम देखें, हमने यहाँ से सीधे निकाली एफिशिएंसी, हमने माइनस किया तो 37 आ गया, टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, यहाँ से हम कर रहे हैं 37 अपॉन 350 इज इक्वल टू, एफिशिएंसी आ गई 2.5 अपॉन 0.3 ए, ये आ गई। अब हमने एरिया निकालने के लिए 25 हमने कर दिया अपॉन 3 कर दिया इंटू 350 इंटू 37,
अभी 37 को हमने मल्टीप्लाई किया, 7 3 21 और 9, तो ये आ रहा है कुछ 111 और ये कुछ 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स समथिंग और एक्स्ट्रा जाएगा। हमने 25 3 नियरली 75, नियरली 75 के ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन केवल डी ही इसके अप्रॉक्स पहुंच रहा है। इतना मीटर स्क्वायर विल बी आंसर, इतना मीटर स्क्वायर विल बी आर आंसर, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिपीटेड है 8th का और सिंपल थिंग है। अब इसका ऑप्शन निकाल लेना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नहीं आता तो आप बता देना। ठीक है, अभी 102 करते हैं। कुछ नहीं यार, सिंपल ही है, मतलब आपको क्या निकालना है, पावर दे रखा है, टेम्परेचर लिमिट दे रखी है, आप क्यू सप्लाई निकाल लो। कैसे निकलेगा, आपको एफिशिएंसी निकालनी है, 1000 हो इसमें, टी हायर माइनस 700 अपॉन टी हायर, तो 7 हो गया, अपॉन डब्ल्यू 14 अपॉन क्यू सप्लाइड, 2 तो 20 आ गया, ये 20 आ गया क्यू सप्लाइड। जैसे 20 कितना आया, किलोवाट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट इंटू 40 इंटू 1000 इंटू 1000, ठीक ना, क्योंकि किलो में है, ये कैंसिल आउट हो गया और 2 आ गया, तो 1/2 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये तुम्हारा होगा कितना, 636, तो 180 कितना आ गया अपॉन 1000, तो कितना हो गया 1.8 kg पर आवर। ये लो तुम्हारा कर भी थी। ठीक है, इतना ही आंसर आ रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट 100 सेकेंड, क्लॉसियस इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर ऑल साइकिल्स। ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल। सही बात, साइक्लिंग एंड डेल क्यू बाई टी तो तुम्हारा होता है वो सबके लिए वैलिड रहता है, लेस और इक्वल टू 0। क्लॉसियस इनइक्वालिटी इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव मतलब जिसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। सही बात, इसे प्रूफ नहीं करते, क्लॉसियस स्टेटमेंट को हम प्रूफ नहीं करते। हम ऐसे बोलते हैं कि अगर हमें कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर, टी कोल्डर से टी हायर ले जाना है, तो हमें कुछ ना कुछ कंप्रेशर वर्क देना पड़ेगा। तो ये चीज हम समझाते हैं इस चीज को ना, और इसे हम प्रैक्टिकली समझा सकते हैं, बट इसे प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों ऐसा, इसलिए तो ये भी सही बात है। बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो यहाँ पर लिखा है क्लॉसियस क्या, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस जो कि ऑपरेट इन अ साइकिल नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। यही होता है, मतलब रेफ्रिजरेटर में हम नॉट ऑपरेट कर सकते ना, विल नॉट ऑपरेट अनलेस, जब तक कंप्रेसर का हम यूज ना करें। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट है जिससे कैन नॉट बी प्रूव्ड, इसलिए बोथ आर इंडिविजुअली ट्रू। यहाँ देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिस्पांसिबल फॉर द हीट ट्रांसफर। मैंने बताया था फर्स्ट लॉ नहीं होगा, सेकंड लॉ नहीं होगा, ये 0th लॉ, सेकंड लॉ होगा, सेकंड लॉ इज द राइट आंसर। अभी ये अच्छा क्वेश्चन है क्या, एफिशिएंसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 25% एंड एफिशिएंसी इज इंक्रीज टू 30% व्हेन द सिंक टेम्परेचर रिड्यूस बाय 20%। एक इंजन था जिसकी एफिशिएंसी 25% आ रही है, दूसरा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी तुम्हारी आ रही है 30%। क्योंकि यहाँ पर T2 T1 T2 में था, यहाँ T1 तो है लेकिन T2 इज इक्वल टू -20 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि कैसे आएगा। तो इस चीज को देखो कि एफिशिएंसी जो तुम्हारा है 0.25 इज इक्वल टू टी हायर माइनस टी। अब इसका देखो 0.3 इज इक्वल टू टी हायर माइनस टी लोअर। ये तो तुम डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस ले सकते हो, तो टी माइनस T2 प्लस 20 अपॉन, लेकिन टी हायर जब लिखना होगा तो हमें केल्विन में जाना पड़ेगा, T1। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। तो सिंपली हमने देखा यहाँ पर T1 माइनस C2 अपॉन T1 की वैल्यू हमें 0.5 मिल रही है, तो हमने 0.3 इज इक्वल टू 0.25 प्लस 20 अपॉन T1 हमने कर दिया, और 25 को हमने यहाँ पर 0.05 आ जाएगा इज इक्वल टू 20 अपॉन T1,
और दिस एम्प्लॉयज T1 इज इक्वल टू 20/0.05, ये 100 हो जाएगा, 2 400 Kelvin will be right answer. Option number 2 is correct. Okay. This is the thing. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इसमें बोला गया है कि इफ द हॉट वाटर एंड द कोल्ड वाटर आर मिक्स्ड, तो एंट्रोपी क्या होगी. इस चीज को समझो. अगर हमारे पास दो वाटर है, एक हॉट वाटर है, एक कोल्ड वाटर है, अगर हमने इसे मिक्स कर दिया, हॉट वाटर की डेंसिटी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी. ठीक, तो यहाँ पर डेंसिटी डिफरेंस विल बी देयर. जब हमने मिक्स किया तो हॉट वाटर ऊपर रहेगा और कोल्ड वाटर नीचे रहेगा. इनके बीच में फिर टेम्परेचर डिफरेंस होगा. इसकी हीट कम होगी, इसकी हीट ज्यादा होगी. तो क्या करेंगे, कोल्ड वाटर ऊपर जाएगा, हॉट वाटर नीचे आएगा. मतलब मोशन भी आ गया. मोशन से आगे हमें रेंडमनेस हमारी बढ़ रही है, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस विल बी देयर. और जैसे इतनी चीजें आ रही है, टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, डेंसिटी डिफरेंस आ रही है, रेंडमनेस आ रहा है, तो हमारी एंट्रोपी जो रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी. एंट्रोपी इंक्रीज. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ठीक है. ओके, तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच साथ बने रहने के लिए प्रैक्टिस सेशन में. और हमारा 3rd चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया हमने. बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें हम देख रहे हैं, और होप आप सबको मजा आ रहा होगा. और कीप प्रैक्टिसिंग. ठीक है, थैंक यू सो मच.